हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 38 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 38वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और यह सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 38वें प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस 38वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 21 से यहाँ पर 45 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 21 से यहाँ पर 45 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 23 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर 21 से यहाँ पर 45 बन जाएगा कैसे। यदि हम इस 21 का क्या कर दें, सबसे पहले दो गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 21 दुआ के 42। और यदि हम इस 42 के अंदर क्या कर दें, +3 कर दें तो 42 और 3 मिलकर बन जाएगा 45। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 45 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। तो मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 23 के अंदर और इस 23 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 23 का हम क्या करेंगे, दो गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 23 का दो गुना करेंगे तो 23 दुआ के हो जाएगा 46। और मेरे भाई जिस प्रकार से 42 में +3 करके यहाँ पर 45 लाया गया है उसी प्रकार से हम 46 के अंदर भी क्या कर देंगे, +3 कर देंगे तो 46 और 3 मिलकर बन जाएगा 49। अब हमें देखना है कि 49 किसी ऑप्शन में है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 49 नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न को हम इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई जब भी इस टाइप का प्रश्न एक लॉजिक से सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को सोल्व किया गया है कैसे। सबसे पहले हम पता करेंगे कि 21 से यहाँ पर 45 कैसे बना है। तो मेरे भाई 21 से 45 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 21 का किया गया है दो गुना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 21 का दो गुना करेंगे तो बन जाएगा 21 दुआ के 42। फिर क्या किया गया है, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 21 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो मेरे भाई 21 मिलकर बना है 2 और 1 से। तो यहाँ पर क्या किया गया है, 21 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है तो 2 और 1 मिलकर बन जाएगा 3। और मेरे भाई यहाँ पर क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है तो 42 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो 42 और 3 मिलकर बन जाएगा 45। और ध्यान से देखिए 45 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 23 के अंदर और 23 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 23 का करेंगे दो गुना। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 23 का दो गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 23 दुआ के
46। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे भाई, यहां पर देखिए 23 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 23 मिलकर बना है 2 और 3 से। तो मेरे भाई यहां पर हम 23 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे, तो मेरे भाई 2 और 3 मिलकर बन जाएगा 5। अब इन दोनों संख्याओं को भी आपस में जोड़ेंगे तो 46 और 5 मिलकर बन जाएगा 51। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 51। अब हमें देखना है कि संख्या 51 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर, संख्या 51 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। सबसे पहले आपको इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक निश्चित कूट भाषा में ACEG को NPRT लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ADGJ को क्या लिखा जाएगा। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि ACEG को यहाँ पर NPRT कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि ADGJ को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है ACEG, इसको क्या लिखा गया है मेरे भाई, इसको लिखा गया है NPRT। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि इसको यहाँ पर ये कैसे लिखा गया है। तो जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई ए है, ए आता है 1 नंबर पर है, ए के बाद में है सी आता है 3 नंबर पर है, सी के बाद में है ई आता है 5 नंबर पर है, ई के बाद में है जी आता है 7 नंबर पर है। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे दिया गया है एन आता है कितने नंबर पर, 14 नंबर पर है। एन के बाद में क्या है पी आता है 16 नंबर पर है।
पी के बाद में है आर, आर आता है 18 नंबर पर है, आर के बाद में है टी, टी आता है 20 नंबर पर है। अब मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पर एक से बन रहा है 14, एक से 14 कैसे बनेगा? यदि हम एक के अंदर क्या कर दें, प्लस 13 कर दें तो एक और 13 मिलकर बन जाएगा 14। फिर देखिए 3 से बन रहा है 16, 3 से 16 कैसे बनेगा? तो यहां पर भी देखिए यदि हम 3 के अंदर क्या कर दें, प्लस 13 कर दें तो 3 और 13 मिलकर बन जाएगा 16। फिर देखिए 5 से बन रहा है 18, 5 से 18 कैसे बनेगा? तो यहां पर भी देखिए यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें, प्लस 13 कर दें तो 5 और 13 मिलकर बन जाएगा 18। फिर इसी प्रकार से देखिए आगे 7 से बन रहा है 20, 7 से 20 कैसे बनेगा? तो यहां पर भी देखिए यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें, प्लस 13 कर दें तो 7 और 13 मिलकर बन जाएगा 20। यानी कि मेरे भाई यहाँ पर क्या किया गया है, जो ये वाले अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी के अंदर प्लस 13 करके ये वाले अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि ए डी जी जे को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहला लेटर है ए, ए आता है 1 नंबर पर है, ए के बाद में है डी, डी आता है 4 नंबर पर है, डी के बाद में है जी, जी आता है 7 नंबर पर है, जी के बाद में है जे, जे आता है 10 नंबर पर है। अब इन सभी में हम क्या करेंगे, प्लस 13 करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, एक के अंदर प्लस 13 करेंगे तो 1 और 13 मिलकर बन जाएगा 14। 14 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एन, तो यहां पर भरेंगे एन, ठीक है। उसके बाद में क्या है 4, 4 के अंदर प्लस 13 करेंगे तो 4 और 13 मिलकर बन जाएगा कितना, 17। 17 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है क्यों, तो दूसरा लेटर भरेंगे क्यों। उसके बाद में क्या है 7, 7 के अंदर प्लस 13 करेंगे तो मेरे भाई 7 और 13 मिलकर बन जाएगा कितना, 20, ठीक है। 20 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है टी, उसके बाद में क्या है 10, 10 के अंदर प्लस 13 करेंगे तो 10 और 13 मिलकर बन जाएगा 23। 23 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है डब्ल्यू, यानी कि मेरे भाई ए डी जी जे को लिखा जाएगा एन क्यू टी डब्ल्यू। अब हमें देखना है कि ये सभी अल्फाबेट लेटर हमें किसी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो आंसर है एन क्यू टी डब्ल्यू। ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर याद होंगे तो, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 18 का संबंध है 45 के साथ में, उसी प्रकार से 34 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 18 से यहाँ पर 45 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहाँ पर 18 से 45 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 18 का क्या किया गया है, 2 गुना किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 18 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 18 दुआ के 36। और मेरे भाई इस 36 के अंदर क्या किया गया है, इस 36 के अंदर प्लस 9 करके यहाँ पर लिखा गया है 45। और ध्यान से देखिए 45 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 34 के अंदर और इस 34 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 34 का हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 34 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 34 दुआ के 68। और मेरे भाई इस 68 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, प्लस 9 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 68 और 9 मिलकर बन जाएगा 77।
यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 77। अब हमें देखना है कि संख्या 77 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर संख्या 77 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मेरे भाई जो हमने मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है वो इसी टाइप के बहुत ही शानदार क्वेश्चनों से तैयार किया है। तो पीछे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और सभी क्वेश्चन आपको इसी टाइप से फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि ये चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप सही में ही इस प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व करेंगे। ट्रिक क्या है, तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी आपको इस तरह की आकृति दी जाए, मेरे भाई याद रखना ऐसी आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 8। आपको ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है। अब यहां पर देखिए इस टाइप की आकृति हमें देखनी है इस बड़ी वाली आकृति में। कैसी, यानी कि ये वाली आकृति हमें देखनी है इस बड़ी वाली आकृति में कि कितनी हमें दिखाई दे रही है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इस बड़ी वाली आकृति में हमें इस तरह की केवल एक आकृति दिखाई दे रही है। यदि आप इस आकृति को ध्यान से देखोगे तो इसी टाइप की आकृति ये बन रही है। बोलो बन रही है। और मैंने आपको बताया कि ऐसी एक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 8 होते हैं। तो इस बड़ी वाली में एक आकृति बन रही है तो यहां पर हो जाएंगे कितने त्रिभुज, 8। ठीक है, आपको सिंगल डबल ट्रिपल त्रिभुज काउंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इतना हो गया, यानी कि इस बड़ी वाली आकृति में कितने त्रिभुज है, 8 हैं। अब हम देखेंगे सिंगल फलक वाले त्रिभुज। ठीक है मेरे भाई, यहां पर देख लीजिए, यहां पर हो जाएगा 1 नंबर त्रिभुज ये, 2 नंबर त्रिभुज ये, 3 नंबर त्रिभुज ये, 4 नंबर त्रिभुज ये, 5 नंबर त्रिभुज ये, 6 नंबर त्रिभुज ये, 7 नंबर त्रिभुज ये, और मेरे भाई 8 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, और 9 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये। यानी कि सिंगल फलक के कितने त्रिभुज हैं, 9 त्रिभुज हैं। तो यहां पर देखिए 8 के अंदर हम क्या कर देंगे, +9 कर देंगे। यानी कि इस आकृति में टोटल ये त्रिभुज हैं। यानी कि 8 और 9 को हम काउंट करेंगे तो 8 और 9 मिलकर बन जाएगा 17। यानी कि मेरे भाई हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर हमें कितने त्रिभुज दिए गए हैं, 17 त्रिभुज दिए गए हैं। अब हमें देखना है किसी ऑप्शन में 17 है, तो आंसर 17 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो यहां पर चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि हमारे द्वारा जो मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया गया है वो इससे भी बेहतर क्वेश्चनों से तैयार किया गया है। तो पीछे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए आप मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। इसी टाइप से आपको सभी क्वेश्चन फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि कर्नाटक, भारत और एशिया इन तीनों शब्दों का सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे,
तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों को ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि उन शब्दों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है क्या। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे सामने 3 शब्द हैं। पहला शब्द है कर्नाटक, दूसरा शब्द है भारत और तीसरा शब्द है एशिया। क्या इन तीनों शब्दों में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर है। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखिए कर्नाटक और भारत है, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर है, भारत और कर्नाटक इन दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो कर्नाटक है ये मेरे भाई भारत के अंदर स्थित है। इसी प्रकार से देखिए भारत और एशिया, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर है, भारत और एशिया इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो भारत है ये किसके अंदर स्थित है? एशिया के अंदर स्थित है। अब वेन डायग्राम बनाएंगे कैसे? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम पहला आरेख बनाएंगे किसके लिए? कर्नाटक के लिए। तो यहाँ पर देखिए पहला आरेख हो गया किसके लिए? कर्नाटक के लिए। फिर क्या है? भारत है। तो अभी आपने बताया कि जो कर्नाटक है ये किस में स्थित है? भारत में स्थित है। तो दूसरा आरेख हम बनाएंगे किसके लिए? भारत के लिए। ठीक है, भारत के अंदर स्थित है कौन? कर्नाटक है। भारत के बाद में क्या है? एशिया। तो मेरे भाई भारत किस में स्थित है? एशिया में स्थित है। तो तीसरा आरेख हम बना देंगे किसके लिए? एशिया के लिए। यानी कि मेरे भाई देखिए यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर देखिए कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखिए पहला आरेख हमने बनाया किसके लिए? कर्नाटक के लिए। दूसरा आरेख हमने बनाया किसके लिए? भारत के लिए। तो यहाँ पर देखिए यानी कि कर्नाटक है ये किसके अंदर स्थित है? भारत के अंदर स्थित है। और तीसरा आरेख हमने बनाया था किसके लिए? एशिया के लिए। तो ध्यान से देखिए भारत किस में स्थित है? एशिया में स्थित है। यानी कि आपका 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार का। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है इस टाइप का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त को, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय को और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान पेट्रोल के बराबर होता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान पेट्रोल के बराबर होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मिट्टी के तेल का ऊष्मीयमान पेट्रोल के बराबर होता है। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन ए 1939 में, ऑप्शन बी है 1949 में, ऑप्शन सी है 1959 में और ऑप्शन डी है
1969 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है, इसलिए इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है और क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी है कोयम्बटूर में, ऑप्शन सी है अहमदाबाद में और ऑप्शन डी है सूरत में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल मुंबई शहर में स्थापित किया गया था। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है सिंधु नदी, ऑप्शन सी है कोसी नदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित हैं। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है ओडिशा राज्य में और ऑप्शन डी है बिहार राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे भाई ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी,
यानी कि कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। केरल राज्य विश्व भर में किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए रबड़ उत्पादन के लिए, ऑप्शन बी है गन्ना उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी है गरम मसालों के उत्पादन के लिए और ऑप्शन डी है चावल उत्पादन के लिए। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि केरल राज्य विश्व भर में गरम मसालों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात राज्य, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश राज्य, ऑप्शन सी है तमिलनाडु राज्य और ऑप्शन डी है केरल राज्य। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात राज्य। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेरे भाई ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय खिलाड़ी या किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मेजर ध्यानचंद जो कि भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं, इनका जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। डल झील भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर राज्य में और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि डल झील भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है ओडिशा राज्य में, ऑप्शन सी है पंजाब राज्य में और ऑप्शन डी है गुजरात राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लिंगराज मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। जर्मनी और पोलैंड देश के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है
क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि जर्मनी और पोलैंड देश के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जर्मनी और पोलैंड देश यानी कि इन दोनों देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जर्मनी और पोलैंड देश के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं हिडनबर्ग रेखा। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। सबसे पहले मेरे भाई आपको इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग आपको 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पावलकुट किस राज्य में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है? मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। और ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पावलकुट मिजोरम राज्य में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन को। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।